नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही ज़रूरी लेकिन अक्सर कंफ्यूजिंग लगने वाले हिस्से यानी इसकी अनुसूचियों को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। आखिर ये हैं क्या और इन्हें याद रखना इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक मज़ेदार बात। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तो पता है इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। लेकिन जैसे-जैसे देश की ज़रूरतें बदलीं, इसमें संशोधन हुए और आज इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो सवाल ये है कि ये शेड्यूल्स आखिर हैं क्या? देखिए, आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की मेन बुक के पीछे जुड़े हुए एक्स्ट्रा पेजेस या अपेंडिसेस हैं। इनमें वो सारी डिटेल्स और टेबल्स होती हैं जो सरकारी नीतियों और कामकाज का ब्यौरा देती हैं। और मज़े की बात यह है कि ये आइडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है। तो आज के इस सफ़र में हम क्या-क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि अनुसूचियां क्या हैं, फिर इन्हें याद रखने की एक ज़बरदस्त ट्रिक सीखेंगे। इसके बाद हम शक्तियों के बंटवारे और आधिकारिक भाषाओं जैसे ज़रूरी टॉपिक्स पर गहराई से बात करेंगे। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा, जिससे पता चलेगा कि हमें कितना याद रहा। तो सबसे बड़ा सवाल, इन 12 की 12 अनुसूचियों को याद कैसे रखा जाए? इसके लिए हमारे पास एक जादुई चाबी है, एक सिंपल सा फॉर्मूला, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। चलिए अब इसे डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। चलिए पहले शब्द टीयर्स को पकड़ते हैं। इसमें टी का मतलब है टेरिटरीज, यानी पहली अनुसूची, जो हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताती है। ई से आता है एमोल्यूमेंट्स, मतलब दूसरी अनुसूची, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल जैसे बड़े पदों की सैलरी और भत्तों का जिक्र है। ए है अफर्मेशंस एंड ओथ्स, यानी तीसरी अनुसूची, जिसमें शपथ या एफर्मेशन का फॉर्मेट दिया गया है। आर का मतलब है राज्यसभा, चौथी अनुसूची, जिसमें राज्यों को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी ये बताया गया है। और एस है शेड्यूल्ड एरियाज, यानी पांचवी अनुसूची, जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं OFOL पर। यहाँ पहला ओ है अदर ट्राइबल एरियाज। ये है छठी अनुसूची, जो कुछ खास आदिवासी इलाकों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। एफ का मतलब है फेडरल स्ट्रक्चर, सातवीं अनुसूची, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ओ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यानी हमारी 8वीं अनुसूची। और एल से है लैंड रिफॉर्म्स, 9वीं अनुसूची, जो भूमि सुधारों से जुड़ी है। और आखिर में है DPM। डी से है डिफेक्शन, मतलब 10वीं अनुसूची, जो दल बदल विरोधी कानून के बारे में है। पी से है पंचायत, 11वीं अनुसूची। और एम से म्यूनिसिपैलिटीज, यानी 12वीं अनुसूची, जो नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में बताती है। देखा, इस एक लाइन से पूरी 12 अनुसूचियां याद हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास एक बेसिक फ्रेमवर्क तो है। चलिए अब इसमें थोड़ी और डिटेल्स डालते हैं। ये जानना भी तो जरूरी है कि ये अनुसूचियां संविधान में कब और कैसे आईं, और कुछ खास अनुसूचियां एक दूसरे से कैसे अलग हैं। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, 4 बाद में जोड़ी गईं। 9वीं अनुसूची 1951 में पहले ही संशोधन से आ गई थी। 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में 52वें संशोधन से आई। और फिर 11वीं और 12वीं अनुसूचियां, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं से जुड़ी हैं, 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए जोड़ी गईं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। 5वीं और 6वीं अनुसूची दोनों ही ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हैं, पर दोनों में एक बड़ा फर्क है। 5वीं अनुसूची भारत के ज़्यादातर हिस्सों के लिए एक जनरल प्रोविजन है, वहीं 6वीं अनुसूची वो सिर्फ 4 खास राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस करती है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है AMTM। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और उस अनुसूची को समझते हैं जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की रीढ़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 7वीं अनुसूची की। तो ये अनुसूची क्या करती है? ये बेसिकली केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पावर को डिवाइड करती है। इसके लिए इसमें 3 लिस्ट्स हैं। पहली है यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब यूनियन लिस्ट में कौन से विषय आते हैं? जाहिर है वो मामले जो पूरे देश के लिए एक जैसे होने चाहिए, जैसे कि देश की रक्षा यानी डिफेंस, विदेश मामले, बैंकिंग, रेलवेज, जनगणना यानी सेंसस और एटॉमिक एनर्जी। इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ केंद्र का है।
इसके बाद आती है स्टेट लिस्ट, जिसमें वो सब्जेक्ट हैं जो लोकल लेवल पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे पुलिस। और हाँ, जो लोग यूपीएसआई जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक हेल्थ, कृषि, स्थानीय सरकार, जेल और शराब। और आखिर में है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों की जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि शिक्षा, वन, शादी और तलाक, क्रिमिनल लॉ यानी आईपीसी सीआरपीसी, बिजली और फैमिली प्लानिंग। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, उन नए सब्जेक्ट्स का क्या जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है? जैसे आज के ज़माने में साइबर लॉ का विषय है, इस पर कानून कौन बनाएगा? तो इसका जवाब मिलता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 248 में, जिसे कहते हैं रेजिड्यूअरी पावर्स यानी अवशिष्ट शक्तियां। ये कहता है कि कोई भी ऐसा विषय जो स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, उस पर कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर केंद्र की संसद के पास होगी। चलिए, अब सब्जेक्ट से हटकर जरा भाषाओं की दुनिया में चलते हैं। 8वीं अनुसूची जो भारत की ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस के बारे में है, हमारी डाइवर्सिटी का एक खूबसूरत सबूत है। ये देखना दिलचस्प है कि भारत की भाषाई विविधता हमारे संविधान में कैसे बढ़ी है। 1950 में जहां सिर्फ 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी, वहीं आज ये संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। तो ये 8 भाषाएं कैसे जुड़ी? ये 3 बड़े संशोधनों से हुआ। 21वें संशोधन से सिंधी भाषा जुड़ी, फिर 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। और फिर 92वें संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जिसे हम BDMS से याद रख सकते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, लेकिन सीखने का असली मज़ा तो उसे टेस्ट करने में है ना? अब देखते हैं कि हमने जो भी पढ़ा वो कितना याद रहा। अब आपकी बारी है। ये परखने का समय है कि हमने कितना सीखा। चलिए कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तैयार हैं? चलिए एक आसान सवाल से शुरू करते हैं। दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में है? याद कीजिए हमारी ट्रिक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में डी किसके लिए था, और ये भी बताइए कि इसे किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और अब आज की अंतिम चुनौती। 1976 का 42वां संशोधन एक बहुत बड़ा बदलाव था। इस संशोधन ने 5 विषयों को स्टेट लिस्ट से निकालकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। आपको बताना है कि वो 5 विषय कौन कौन से थे। चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखेगा, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसे ढूंढने का ये एक बेहतरीन बहाना है। आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।